हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जियोपोल आईएएस में। और हम लोग आंसर राइटिंग के सेशंस कर रहे थे और लास्ट सेशन हुआ था वो एथिक्स का है। आज भी एथिक्स का ही है और हम लोग 2024 के मेंस में जो पेपर आया था एथिक्स का उसको डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके क्या आंसर होने चाहिए, क्या मॉडल आंसर होएगा वो भी आपको बताया जाएगा। और साथ साथ वो जो कंटेंट हम आपको देंगे उसको आप आंसर फॉर्मेट में कैसे स्ट्रक्चर करोगे या आंसर फॉर्मेट में कैसे डालोगे, ये सब चीज़ें आज हम लोग इस आंसर राइटिंग सेशन में करेंगे। तो लास्ट सेशन जो था हमारा उसमें हम लोग ने 2024 का जो 1A जो पहला क्वेश्चन था उसको देखा था, उसको सॉल्व किया था। और आज हम लोग क्वेश्चन 1 का ही पार्ट बी जो है उसको सॉल्व करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि एथिक्स का पेपर आता कैसे है। एथिक्स के पेपर जो होता है उसमें पार्ट सेक्शन 1 होता है, सेक्शन ए होता है और सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 2 जो होता है वो मेनली केस स्टडीज पे आधारित होता है और सेक्शन 1 जो होता है, सेक्शन ए जो होता है आपका, उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस में आपके 10 क्वेश्चन जो होते हैं जिनको 5 क्वेश्चंस में डाला जाता है, 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B, इस तरह से 5A 5B। और 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कोड बेस्ड क्वेश्चन। तो हम लोग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। 1A हम लोग सॉल्व कर लिया था, 1B पे हम लोग आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो था वो AI का यूज था, एथिक्स इन यूज ऑफ AI इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। और आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। तो हमारा जो सेशन रहेगा वो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर हम लोग इसकी थ्योरी जानेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। वो थ्योरी पूरी डिस्कस करेंगे और उस थ्योरी को डिस्कस करने के बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस थ्योरी को, इस कंटेंट को जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको आंसर के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 पेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो जो जितना कंटेंट मैं आपको बताऊंगा वो ऑब्वियसली 2 पेज से कहीं ज़्यादा होएगा। वो 5-6 पेज का, 4-5 पेज का कंटेंट रहता है। तो आपको उस कंटेंट को कैसे 2 पेज के अंदर समेटना है, ताकि क्योंकि लिमिटेड स्पेस होता है, लिमिटेड स्पेस में आपको अपनी बात को मैक्सिमाइज करना है, मतलब अपने पॉइंट्स मैक्सिमाइज करना है, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम यूपीएससी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का क्वेश्चन है वो इस तरह का है, एथिक्स इनकम्पासेस सेवरल की डायमेंशंस दैट आर क्रूशियल इन गाइडिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टुवर्ड मॉरली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ये स्टेटमेंट है। एक्सप्लेन द की डायमेंशंस ऑफ एथिक्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्शंस एंड डिस्कस हाउ दीज डायमेंशंस शेप एथिकल डिसीजन मेकिंग इन प्रोफेशनल कंडक्ट। ये डिसीजन मेकिंग है यहाँ पे, एथिकल डिसीजन और मेकिंग, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। ये क्वेश्चन ने पूछा है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है? इस क्वेश्चन का फॉर्मेट इस प्रकार से है कि पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है, एथिक्स इनकम्पासेस सेवरल की डायमेंशंस, मतलब एथिक्स जो होता है उसके कई डायमेंशंस होते हैं, कई उसके प्रकार होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रूशियल्स होते हैं एक इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को गाइड करने में। इसलिए एक टुवर्ड्स मॉरली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कि वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल, कि सही नैतिक तरह से अपना बिहेवियर दिखाए। तो हम लोग को फिर क्वेश्चन का अगर में क्या पूछा गया, एक्सप्लेन द की डायमेंशन। जिस डायमेंशंस की बात की गई यहाँ पे कि एथिक्स में कई डायमेंशंस होते हैं, उन की डायमेंशंस को आपको एक्सप्लेन करना है जो कि ह्यूमन एक्शंस के जो ह्यूमन एक्शन होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और फिर आपको ये बताना है कि ये डायमेंशन कैसे प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में, मतलब प्रोफेशनल कंटेक्स्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल कंटेक्स्ट, वहां पे कैसे एथिकल डिसीजन मेकिंग को शेप करता है, कैसे एथिकल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज पूछी गई है वो है की डायमेंशन। एथिक्स इनकम्पासेस सेवरल की डायमेंशन। तो आप नॉर्मली कोई भी एथिक्स की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें एथिक्स के कुछ डायमेंशन बताए गए हैं। 4 डायमेंशन मेनली बताए जाते हैं। एक है आपका डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ये आप कोई भी बुक उठाओगे तो उसमें ये 4 डायमेंशंस आपको मिलेंगे। एथिक्स की कोई भी बुक आप उठाओगे तो आपको यही देखने को मिलेगा।
अप्लाइड एथिक्स, फाइनली आपका मेटा एथिक्स। ये 4 डायमेंशंस की बात करता है एथिक्स। तो चारों को एक एक बार में बहुत कंटेंट है, लेकिन हम लोग एक एक लाइन में एक एक सिंपल सेंटेंस में समझ लेंगे कि ये होते क्या हैं। तो नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव एथिक्स जो होता है आपका, ये आपको स्टैंडर्ड्स बताता है। इट गिव्स स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स। कौन से स्टैंडर्ड्स? एथिकल स्टैंडर्ड, मॉरल स्टैंडर्ड्स। ये बताता है कि इंसान को कैसे मॉरली बिहेव करना चाहिए, क्या वो काम करेगा जिसको हम लोग राइट बोलेंगे। तो ये आपका बताता है कि विच इज मॉरली करेक्ट बिहेवियर एंड विच इज मॉरली इनकरेक्ट बिहेवियर। ये स्टैंडर्ड देता है। इट डिटरमाइंस एंड डिफाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ये वो बताता है कि आपका क्या सही है, क्या गलत है। It specifies what is right or morally correct. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बताएगा कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना गलत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यू शुड शो कंपैशन टूवर्ड अदर्स पीपल, स्पेशली दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड। ये क्या बताएगा कि एवरीबडी शुड प्रैक्टिस इंटीग्रिटी, एवरीबडी शुड प्रैक्टिस ऑनेस्टी, सच बोलना चाहिए। हम लोग को नॉन वायलेंस फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज़ें बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। हम लोग को किसी का खून करना ये गलत होता है, झूठ बोलना गलत होता है, किसी को चीट करना गलत होता है। तो ये स्टैंडर्ड्स बताता है कि मतलब ये सही है और ये गलत है। ये आपका एक लाइन में हो गया कि मॉरल नॉर्मेटिव एथिक्स क्या क्या होते हैं। फिर आते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव एथिक्स पे। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये स्टडी करता है उस चीज़ों की जिसको पीपल कंसिडर करते हैं टू बी राइट और रॉन्ग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। इज स्टडीज व्हाट पीपल कंसिडर to be right in different context। मतलब ये वहां पे क्या हो रहा था, वो बता रहा था क्या सही है क्या गलत है। वो स्टैंडर्ड दे रहा था कि कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी समय पे हो, हिस्ट्री में हो, आज की डेट में हो, फ्यूचर में हो, चीटिंग करना गलत है तो गलत है, वो हर समय गलत ही रहेगा। वो स्टैंडर्ड बता देता है कि नॉर्मेटिव एथिक्स की ये गलत है और ये सही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है, ये स्टडी करता है कि किस चीज़ को इंसान सही समझता है या किस चीज़ को दे पीपल कंसिडर टू बी राइट, टू बी मॉरली करेक्ट इन देयर कंटेक्स्ट, इन देयर सराउंडिंग। जैसे ये बताएगा कि जैसे इंडिया में वेजिटेरियन खाना, नॉन वेजिटेरियन खाना को लोग गलत समझते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है कि मतलब क्यों इस चीज़ को सही समझा जाता है या फिर किसी चीज़ को गलत क्यों समझा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग कल्चर्स में कुछ चीज़ों को वहाँ पे जिसको सही मानते हैं वो हम लोग गलत मान सकते हैं। जैसे हम लोग बड़े को क्या कहते बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने इंग्लिश में देखा ही होगा कि सबके लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए यू ही टर्म यूज़ होता है, जबकि हमारे लिए, हम बड़ों के लिए आप और बराबर वालों के लिए तुम शब्द का मतलब डिफ्रेंसिएशन है, लैंग्वेज में डिफ्रेंसिएशन है कि इसका। तो ये लैंग्वेज में डिफ्रेंसिएशन इटसेल्फ शोज दैट वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इन इंडिया वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब नहीं होता है। तो ये स्टडी करें कि वहाँ पे जो सही मान रहे हैं उस चीज़ को, वो क्यों सही मान रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड नहीं देता, ये बताता है कि यहाँ पे ये चीज़ को सही माना जा रहा है या यहाँ पे ये चीज़ को मॉरली करेक्ट मानते हैं, उस चीज़ को मॉरली करेक्ट नहीं मानते। ये डिस्क्राइब करता है कि इस सोसाइटी में इस चीज़ को सही मानते हैं, इस सोसाइटी में इस चीज़ को गलत मानते हैं। ये नहीं बताएगा कि इस सोसाइटी में इस चीज़ को सही मानना चाहिए या इस सोसाइटी में इस चीज़ को गलत मानना चाहिए, ये नहीं बताएगा। ये केवल स्टडी करता है। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है कि व्हाट डज इट इम्प्लाई। डिस्क्रिप्टिव मीन डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्राइब करता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हुआ। फिर
अगला जो है हमारा वो है अप्लाइड एथिक्स। इसमें क्या है कि जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स या जो अलग अलग मॉरल प्रिंसिपल्स या एथिकल थ्योरीज जो हम लोग ने ढूंढी हैं डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव एथिक्स से, उनको अलग अलग उनका एप्लीकेशन क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो मॉरल प्रिंसिपल डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव से निकल के आ रहे हैं उनका एप्लीकेशन क्या होएगा, एप्लीकेशन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल इन रियल लाइफ सिचुएशन, इन रियल लाइफ सिचुएशन। अप्लाइड एथिक्स का एग्जाम्पल जैसे आपका मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स के लिए क्या सही है क्या गलत है, लीगल प्रोफेशन में लॉयर्स के लिए क्या सही है क्या गलत है, सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या सही है क्या गलत है, इन्वायरमेंटल एथिक्स इन्वायरमेंट के लिहाज से क्या सही है क्या गलत है, आपका पब्लिक सर्विस में क्या सही है क्या गलत है, वहाँ के एथिक्स अलग होंगे। एप्लीकेशन आप कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में क्या है, जो जैसे मैंने एग्जांपल लिया मेडिकल फील्ड, स्पोर्ट्स में किस चीज़ को सही मानोगे किस चीज़ को गलत मानोगे। अलग अलग स्पोर्ट में हो सकता है आपका जो क्रिकेट है उसमें किस चीज़ को सही मानते हैं और हॉकी में किस चीज़ को सही मानते हैं, वो डिफरेंस हो सकता है थोड़ा सा। तो स्पोर्ट्स में अलग अलग फील्ड में क्या जो मॉरल प्रिंसिपल्स निकल के आ रहे हैं उनका एप्लीकेशन कैसे है। अगर यहाँ पे बोल दिया गया कि चीटिंग करना गलत है तो भाई क्रिकेट में किस चीज़ को चीटिंग करना गलत मानोगे। जैसे आपने बॉल किसी फील्डर के पास बॉल आई और बॉल कैच करते समय उससे टच होगी ग्राउंड में तो ये कैच नहीं है, लेकिन अगर उसके बावजूद प्लेयर अपील करता है कि मैंने कैच ले लिया तो ये गलत है, ये चीटिंग है। तो यहाँ पे एक ब्रॉड प्रिंसिपल निकल के आ रहा है कि क्या गलत है, मतलब क्या गलत किसको गलत बोला जाता है और उसका एप्लीकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में किस चीज़ को गलत बोलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए क्या वहाँ पे चीट करना गलत है, किसी का मतलब किसी को लाइफ से डिप्राइव करना गलत है तो वो इसका एप्लीकेशन आप करोगे तो यहाँ पे तो डॉक्टर शुड ऑलवेज एक्ट इन द बेनिफिसेंस ऑफ अ पेशेंट, कि वो हमेशा फॉर द ही शुड ऑलवेज एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हिज पेशेंट, मतलब पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट करे वो। तो ये एप्लीकेशन है यहाँ पे। तो ये आपका नॉर्मेटिव एथिक्स हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हो गया, ये अप्लाइड एथिक्स हो गया। और मेटा एथिक्स में मेटा आपको नाम से पता लग रहा है मेटा का मतलब है कुछ बड़ी चीजें। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि मॉरलिटी क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पे डील किए फिलोसफिकल लेवल पे डील किए जाते हैं कि भाई जिस चीज को हम लोग सही बोल रहे हैं क्यों सही बोल रहे हैं, या मॉरलिटी क्या है, मॉरल स्ट्रेंथ क्या है, आप दिल से जो आवाज निकलती है वो क्या होती है आखिर में, हैप्पीनेस क्या होती है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे ये डील करता है, इट डील्स विद द, बस इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इट डील्स विद द फिलोसफिकल क्वेश्चन। तो आपका ये 4 डायमेंशन, अब किसी भी बुक में आप देखोगे तो आपको यही 4 डायमेंशन मिलेंगे, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, मेटा एथिक्स। ठीक है, ये 4 आपको डायमेंशंस मिलेंगे। लेकिन हम जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे शायद इन 4 डायमेंशंस लिखने की ज़रूरत ना पड़े आपको, या फिर ये चीज़ वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। वहाँ पे हम लोगों को डायमेंशंस, क्वेश्चन जो डायमेंशन की बात कर रहा है वो ये डायमेंशन नहीं है, वो कुछ और चीज़ की बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप मेटा एथिक्स और क्वेश्चन हमारा है कि ये एक्सप्लेन द की डायमेंशन ऑफ एथिक्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्शन, तो यहाँ से जो यहाँ पे आपने डायमेंशंस पढ़े हैं इनसे आप आंसर नहीं बना पाओगे। मेटा एथिक्स कैसे ह्यूमन एक्शन डिराइव करता है, हर आदमी क्या कहते हैं नहीं सोचता है कि भाई मोरालिटी होती क्या है, नैतिकता क्या होती है, हर आदमी नहीं सोचता इस इतने बड़े लेवल पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो एक्चुअल में किसी और डायमेंशन की बात कर रहा है, इन 4 डायमेंशन की बात नहीं कर रहा है। वो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि कल को आप कोई किताब खोलोगे, कोई बुक खोलोगे एथिक्स की, तो उसमें 4 डायमेंशन यही लिखे मिलेंगे। तो हम लोग को थोड़ा सा अब ब्रॉड जाना चाहिए, क्वेश्चन का मतलब एक्चुअल में कुछ और है, ये 4 डायमेंशंस की बात नहीं कर रहा है, वो कुछ और डायमेंशंस की बात कर रहा है। तो किन डायमेंशंस की यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बात कर रहा है उस पे आ जाते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग, ये कौन से डायमेंशंस की बात कर रहा है।
ये जिन डायमेंशंस की बात कर रहा है वो हैं आपके एथिक्स। कई लेवल पे होती है। तो सोसाइटी की एथिक्स होती है, आपकी पर्सनल एथिक्स होती है, आप पर्सनली किस चीज़ को सही और गलत मानते हो, सोसाइटी किस चीज़ को गलत सही मानती है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो किस चीज़ को सही गलत मानता है, और आपका कल्चर किस चीज़ को सही गलत मानता है, आप जिस प्रोफेशन में हो उस वहाँ पे किस चीज़ को सही और किस चीज़ को गलत क्लासीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे इन डायमेंशंस की बात हो रही है कि ये डायमेंशन है कि पर्सनल लेवल पे कौन सा आदमी किस चीज़ को सही मानता है, कौन गलत मानता है, ठीक है, कौन सी वैल्यू को वो अपने लिए इंपॉर्टेंट मानता है, सोसाइटी किस चीज़ को अपने लिए सही मानती है, लॉ किस चीज़ को सही मानता है। तो ये इन एथिक्स की बात करी, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो डायमेंशंस की बात हो रही है वो कुछ इस टाइप से होनी चाहिए कि पर्सनल वैल्यूज या पर्सनल मॉरल्स एक डायमेंशन ये हो गया। एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ऑनेस्टी को बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं इंटीग्रिटी को बहुत अच्छा मानते हैं, ये उनकी वैल्यू होती है। कुछ लोग कंपैशन को बहुत अच्छा मानते हैं, मतलब दूसरों के लिए संवेदना होती है, दूसरों को प्यार की भावना से देखना, अपने से जो कमज़ोर है उसको, अपने से जो मार्जिनलाइज्ड है उसको प्यार भरी नज़रों से देखना, इस चीज़ को क्या कहते हैं, कुछ लोग, ये उनकी पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं। कुछ लोग पंक्चुअलिटी को बहुत अपनी पर्सनल वैल्यू मानते हैं कि जहाँ पे भी जाएंगे टाइम से जाएंगे, कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे 10 बजे आना है तो वहाँ ऑफिस जाना है तो 10 बजे जाना है, चाहे जो हो जाए, तो ये उनकी वैल्यू होती है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो इन वैल्यूज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो ये आपका चाहे इसको सिंपल, ये भी एक एथिक्स की डायमेंशन, जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उनमें से एक डायमेंशन ये पर्सनल वैल्यूज़। कुछ लोग जो होते हैं कुछ चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं बिकॉज दे कंसिडर दैट वैल्यू टू बी अ पार्ट ऑफ देयर सेल्फ, बिकॉज दे कंसिडर दैट पर्टिकुलर वैल्यू टू बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सेल्फ। कि अगर उनका सेल्फ का मतलब उनका अहम, हिंदी में जिसको बोलते हैं अहम, अगर उनसे उस वैल्यू को निकाल दिया जाए तो फिर उनका कोई एग्जिस्टेंस उनकी नज़रों में नहीं रह जाएगा। तो ये इस वजह से क्या कहते हैं वो लोग, मतलब इन वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। अगर कोई आदमी ट्रुथ को, ऑनेस्टी को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है तो वो हर जगह सच ही बोलेगा। अगर गलती से उसके मुंह से कभी गलत निकल गया तो उसका मतलब कि उसकी खुद की नज़र में अपनी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो क्या कहते हैं फिर अपने आप से, जिसको बोलते हैं ना कि मैं अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, जब मैं वहाँ से निकला झूठ बोल के, तो मैं शीशे में जब अपने आप को देखा तो मैं अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। तो वो चीज़ें होती कि कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। इंटीग्रिटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, ट्रुथफुलनेस तो वही है आपका, कंपैशन हो गया, पंक्चुअलिटी हो गई, ऐसी कई हैं, ऐसी कई चीज़ों को इंपॉर्टेंट मानते हैं। फैमिली वैल्यूज़ हो गई, रिस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर्स हो गया, ठीक है सर। तो ये आपका, क्योंकि बिकॉज दे सी दीज वैल्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ देयर सेल्फ, वो अपने अहम, अपने एग्जिस्टेंस का हिस्सा मानते हैं वो। और जब ये होता है तो वो कुछ चीज़ें उनको प्रॉम्प्ट करती हैं। जैसे कोई सिविल सर्वेंट है, वो कंपैशन को बहुत, मतलब उसके लिए वो हर आदमी को जो उसके ऑफिस में आ रहा है, हर आदमी को मदद मांगने आ रहा है, बहुत मतलब कंपैशनेट नज़रों से देखता है, हर किसी की व्यथा सुनता है। तो अगर ऐसे आदमी के पास कोई बेनिफिशियरी की लिस्ट है और कोई पब्लिक गुड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कि मतलब सब बेनिफिट्स दे रहा है पब्लिक, किसी पब्लिक स्कीम के, और उसी समय उसके पास कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो उस बेनिफिशियरी लिस्ट के अंदर नहीं है, बट ही इज़ अदरवाइज एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट बेनिफिशियरी। तो ये जो सिविल सर्वेंट है, जो कि आपका, जिसके लिए कंपैशन बहुत जरूरी है, देन दैट सिविल सर्वेंट वुड गो फॉर, ही वुड गो एन एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प दैट पर्सन। उसको मालूम है कि ये आदमी बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है, बट ही डिजर्व टू बी इन दैट बेनिफिशियरी लिस्ट एंड ही डिजर्व टू गेट दैट इंटाइटलमेंट। तो ये उसको मिलेगा तो वो फिर कंपैशनेट होगा। कोई सिविल सर्वेंट ऐसा है जिसके लिए आपका
ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको करोड़ों रुपए की भी कोई रिश्वत दे दे, वो नहीं लेगा। ही वुड बी इम्यून टू करप्शन, वो करप्ट नहीं होगा किसी भी हालत में। तो इस तरह की पर्सनल वैल्यूज जो हैं वो हम लोगों को अपने प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में एथिकली बिहेव करने में हेल्प करती हैं। तो ये एक डायमेंशन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार फिर से क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और क्या देखते हैं, क्या है कि लास्ट पार्ट जो पूछा गया, डिस्कस हाउ दीज डायमेंशंस शेप एथिकल डिसीजन मेकिंग, कैसे ये एथिकल डिसीजन मेकिंग को शेप करती है। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया आपको कि ऑनेस्टी अदरवाइज सिविल सर्विस वैल्यूज है कि हर सिविल सर्वेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए, पर हर सिविल सर्वेंट होता नहीं है। लेकिन जो पर्सनली जो सिविल सर्विसेज में आने से पहले उस वैल्यू को इंपॉर्टेंट मानता होगा अपने लिए, वो सर्विस में आने के बाद भी आपका एथिकली ही बिहेव करेगा, वो करप्शन नहीं करेगा। तो ये आपका एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे पर्सनल वैल्यूज के अलावा और क्या होता है आपकी, और किस डायमेंशन की बात की जा रही है, लीगल कंप्लायंस। यहां पे फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है कि हाउ दिस डायमेंशन इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्शन। तो मैंने एग्जांपल बताया कि कैसे ह्यूमन एक्शन, मतलब प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में नहीं है और किसी सिविल सर्वेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, नॉर्मली कैसे आपके जो डिफरेंट डायमेंशन होती हैं एथिक्स की, वो ह्यूमन एक्शंस को गाइड करती हैं, कैसे शेप करती हैं। तो जिसके लिए पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भाई टाइम पे ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा चीज जो दूसरी डायमेंशन जो हमारे लीगल एक्शन, जो हमारे एक्शंस को डिटरमाइन करती है, वो है लीगल कंप्लायंस। कि हम लोग जिस जहां पे रह रहे हैं, वी आर कंपेल्ड तो नहीं बोलेंगे, वी आर ऑब्लाइज्ड टू बी लीगली कंप्लायंट, वी आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग लीगली ऑब्लाइज्ड होते हैं कि हमारे एक्शन जो हैं दे शुड बी इन कंफॉर्मिटी विद द लीगल प्रोसीजर्स और लॉज ऑफ द लैंड। तो हम कुछ भी काम करेंगे, हम वो इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर इलीगल होएगा तो गवर्नमेंट जो जुडिशरी हम लोगों को वो तो सजा देगी, सोसाइटी भी हम लोगों को पनिश करेगी। कैसे सोसाइटी हम लोगों को हम ऑब्वियसली सोसाइटी जिसके ऊपर जो चोरी करता है, जो मर्डर करता है, सोसाइटी भी उसको अच्छी नज़र से नहीं देखती है, ठीक है। जो करप्शन करता है सोसाइटी उसको अच्छी नज़र से नहीं देखती। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमारे जो भी एक्शन होगा, जो हमारा जो भी बिहेवियर होगा, इट शुड बी लीगली कंप्लायंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आपका भारतीय न्याय संहिता है उसमें अलग अलग सेक्शन में दिया गया है, तो हम लोग उसके कंप्लायंट होना पड़ेगा। झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, पब्लिक में न्यूसेंस नहीं क्रिएट करना, ठीक है, किसी को चीट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। उसके अलावा भी कई लॉज हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंप्लायंट विद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बता रखा है कि किस एरिया के अंदर जाके आपको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, किस टाइप की एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं चलेंगी। कोई आप वहाँ पे कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव प्लेस है, वहाँ पे आप पब्लिक रिजॉर्ट नहीं बना सकते, होटल नहीं बना सकते। तो वी शुड बी लीगली कंप्लायंस। अगर नहीं होंगे तो हम लोग को पनिशमेंट मिलेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन को पनिशमेंट मिलेगी। उसके अलावा मतलब कई लॉज होते हैं, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही देख लें। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि नो पर्सन शॉल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। मतलब इन 4 बेसिस पे हम लोग को किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और नो पर्सन शॉल बी किसी, मतलब उसमें सेकंड क्लॉज क्या है कि किसी पर्सन को हम लोग पब्लिक प्लेस में, जैसे कि पब्लिक बाथिंग प्लेस, घाट, वेल्स, वहाँ पे आने से ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि हम लोग किसी भी ऐसी कोई भी जगह जो पब्लिक नेचर की है, वहाँ पे किसी भी आदमी से, स्टेट की बात नहीं कर रहे हो, प्राइवेट पर्सन भी, वो भी किसी दूसरे से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। आप किसी को एक, जैसे पुराने टाइम पे होता था कि कुएं से पानी नहीं भरने देंगे पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को, तो वो चीज़ नहीं कर सकते आज की डेट में। एक प्राइवेट पर्सन भी नहीं कर सकता। किसी को क्या कहते हैं, मंदिर मानने से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 17 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, मतलब अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है। किसी को अनटचेबल मतलब उस निगाह से नहीं देखना। अनटचेबिलिटी की जो वेरियस मैनिफेस्टेशन से उनको प्रैक्टिस नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, लीगल कंप्लायंस में आता है।
हम लोग को अदरवाइज भी क्या कहते हैं, ये भी एथिक्स का ही एक डायमेंशन है कि हम लोग को जो लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको आपको लॉज के अगेंस्ट नहीं जा सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये भी अनएथिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक डायमेंशन है। आर एक्शन शुड बी in compliance with law of the land। हमारे जो भी है वो मतलब लॉस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तो ये एक डायमेंशन हो गई। फिर एथिक्स की और क्या डायमेंशन हो सकती हैं, और क्या डायमेंशन होती हैं? जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उस सोसाइटी के कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ सोशल वैल्यूज होती हैं, कुछ रिलीजियस वैल्यूज होती हैं, और हम लोग को वो सोसाइटी में रहने वाले, उस रिलीजन को मानने वाले उन वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि उनके रिलीजन में दी गई हैं, क्योंकि उनके सोसाइटी में दी गई, क्योंकि ये उनके कल्चर का पार्ट है। जैसे हिंदू सोसाइटी में क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग हर किसी को, एक दुनिया को एक परिवार मानते हैं। तो इसकी वजह से कोई भी किसी भी नेशनैलिटी का बंदा जो हमारे यहाँ आता है उसको हम लोग अतिथि देवो भव की फीलिंग से देखते हैं। इसको हम लोग गेस्ट इज लाइक अ गॉड, उस नज़र से देखते हैं हम। तो ये फीलिंग क्या है, तो अगर आप इस तरह की फीलिंग रखोगे, क्योंकि ये आपको कल्चर ने दी है, ये आपके रिलीजन ने दी है, तो इस तरह की फीलिंग रखोगे तो क्या होगा, आप हर किसी के लिए अच्छा काम करोगे। देन सिविल सर्विस, जब सिविल सर्विस में जाओगे, देन यू वुड वर्क फॉर द पब्लिक बेनिफिट, क्योंकि आप पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करोगे, क्योंकि आप हर आदमी को अपने परिवार का हिस्सा देखते हो, अपना मानते हो उसको। तो ये रिलीजियस वैल्यूज आपको मिली, कल्चर वैल्यूज आपको मिली, तो इसकी वजह से आप एक एथिकल डिसीजन मेकिंग, एथिकली बिहेव कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। ये हो गए, जैसे जैनिज्म में 5 व्रत होते हैं, 5 व्रत में एक होता है अपारिग्रह, मतलब इसका मतलब होता है नॉन पोजेशन। पारिग्रह, नॉन पोजेशन मतलब आप एक्सेस, कुछ जो आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है, आप उससे एक्सेस कुछ नहीं पोजेस करोगे। तो जो इस चीज को फॉलो करेगा वो करप्शन प्रोन रहेगा। उसको, क्योंकि उसको मालूम है जितनी मुझे जरूरत है, मुझे उससे एक एक्स्ट्रा पैसा, एक एक्स्ट्रा पेनी आई डोंट डिजर्व टू बी इन माई पॉकेट। तो उसको फिर क्या है, वो जो अपारी ग्रह प्रिंसिपल को मानता होगा वो करप्शन नहीं करेगा, वो मतलब इस सब चीजों से इम्यून रहेगा हमेशा। एक और व्रत होता है अस्तिया। अस्तिया का मतलब नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग मतलब जो उसको मानेगा वो क्या, वो कभी चीट नहीं करेगा, कभी स्टील नहीं करेगा। ही वुड नॉट डिप्राइव अदर पर्सन ऑफ देयर मनी और ऑफ देयर गुड्स। तो वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में वो उसको अनएथिकल बिहेवियर नहीं करेगा। और जब अनएथिकल बिहेवियर नहीं करेगा तो वो एक इंटीग्रिटी वाला पर्सन होगा। तो हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसकी कुछ वैल्यूज़ होती है, वो हमारे एक्शंस को गाइड करती हैं। जैसे सोसाइटी में हम लोग जो हिंदू रिलीजन है वो क्या है, उसमें हम लोग नेचर को पार्ट मानते हैं, गॉड के रूप में देखा जाता है। पीपल की पूजा होती है, वेरियस एनिमल्स उनकी पूजा होती है, मंकी, एलिफेंट, स्नेक। तो हम लोग फिर ऐसे जो एनिमल्स होते हैं इनको हमारी सोसाइटी में मारा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हिंदू सोसाइटी का पार्ट है। तो हम लोग, हमारा एक्शन डिटरमाइन हो गया कि बंदर आगे कुछ भी कर दे या हमारे कितना नुकसान कर दे, या कोई भी जो वर्मिंग हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन सोसाइटी उनके अगेंस्ट में नहीं जाती, सोसाइटी उनको मारती नहीं है। तो हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारी रिलीजियस वैल्यूज से, हमारी कल्चरल नॉर्म्स से भी डिटरमाइन होते हैं। तो ये ह्यूमन एक्शन चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, ये सब चीज़ें होती हैं आपकी। तो ये डायमेंशंस हो गए। उसके अलावा और क्या होता है, प्रोफेशनल
कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स। हम जिस प्रोफेशन में होते हैं उसका एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट या प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। फॉर एग्जांपल टीचर है, जैसे मैं टीचर हूँ, तो मेरा एक प्रोफेशनल एथिक्स है, एक प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा सही पढ़ाऊंगा एंड फॉर योर बेनिफिसेंस, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे। मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको नॉन रिलेवेंट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा जो कि आपके लिए अदरवाइज हार्मफुल हो। तो ये टीचर का क्या कहते हैं, आपका प्रोफेशनल एथिक्स है। ये मुझे सोसाइटी ने नहीं दिया, ये मुझे मेरे प्रोफेशन ने दिया है। जब तक मैं टीचर नहीं था, जब तक मैं स्टूडेंट था, तब तक ये एथिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब मैं टीचर बन गया हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर, जब तक कोई मतलब जब कोई डॉक्टर बन जाता है तो कुछ उसके एथिक्स होते हैं, जैसे ही शुड ऑलवेज एक्ट इन द बेनिफिसेंस ऑफ हिज पेशेंट। मतलब वो पेशेंट के अगेंस्ट में कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिससे पेशेंट का मतलब अहित हो, जिससे पेशेंट का गलत हो। पेशेंट से एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज करेगा, वो पेशेंट को गलत दवाइयाँ नहीं देगा, गलत ट्रीटमेंट नहीं करेगा, ठीक है। और उसके क्लिनिक में, उसके हॉस्पिटल में जो भी आ जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, वो उसको ट्रीट करेगा इन द बेस्ट इंटरेस्ट। अच्छी दवाई देगा, अच्छा ट्रीटमेंट देगा। वो ये नहीं देखा कि मेरे हॉस्पिटल में जा रहा है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसको मर जाना चाहिए। नहीं, ये उनकी डॉक्टर्स की एक ओथ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हिपोक्रेटिक ओथ। ये ग्रीक वर्ड है, हिपोक्रेटिक ओथ। मतलब दे शुड ऑलवेज एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर पेशेंट्स। वो जान बचाएंगे, डॉक्टर का काम है जान बचाना। वो ये नहीं देखेंगे इसका क्या अदरवाइज बैकग्राउंड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्मी में, ठीक है, आर्मी के जो डॉक्टर्स होते हैं, कभी कभी उनके पास एनिमी सोल्जर्स भी, मतलब जो बैटल फील्ड में घायल होते हैं, अब उनको उनकी सेना नहीं लेके जा रही होती है, तो उनको भी ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है। तो वो डॉक्टर्स का काम होता है कि उसकी जान बचाना। बहुत बड़ा टेररिस्ट है, पकड़ लिया गया, अजमल का सांप टाइप का, उसका ट्रीटमेंट करना भी डॉक्टर का काम है। वो ये नहीं बोलेगा, क्या कहते हैं, ही वोंट रिफ्यूज ट्रीटमेंट टू दैट पर्सन कि दिस पर्सन इज द टेररिस्ट, तो हम इसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, मर जाने दो इसको। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता। तो प्रोफेशंस भी कुछ एथिक्स आपको देते हैं, कुछ एथिकल वैल्यूज़ आपको देते हैं। तो ये वहाँ पे इन सब चीज़ों की बात हो रही है। उसके अलावा जब हम लोग नॉर्मेटिव एथिक्स पढ़ रहे थे, तो नॉर्मेटिव एथिक्स में 3 थ्योरीज होती हैं। उनके बारे में पूरा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लेंगे कि वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। उनको हम लोग डायमेंशन में ऐड करेंगे। मेटा एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स को एज सच नहीं ऐड करेंगे, लेकिन वहाँ पे 3 थ्योरीज होती हैं। मैं उसी पेज पे जाके नाम लिख देता हूँ उनके। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में यहाँ पे आपका consequentialism, deontological ethics और वर्च्यू एथिक्स। यहाँ पे केवल मैं नाम लिख रहा हूँ, डिस्कस उनको उस पार्ट में डायमेंशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे करूँगा। कॉन्सिक्वेंशलिज्म, नाम से ही पता लग रहा है कॉन्सिक्वेंस देखता है। हमारे एक्शन कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो कॉन्सिक्वेंस को देखते हैं कि क्या आउटकम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ आउटकम्स हैपन्स टू बी बेनिफिशियल टू अस, तब हम उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्टेट भी ऐसे ही करता है। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ हो सकता है गलत हो, लेकिन उसका फ़ायदा हमको मिलने वाला है, तो हम उस चीज़ को कर लेंगे, ठीक है। मैं बहुत एथिकल, हाईली अनएथिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है, बहुत लेट हो रही है, बिल्कुल आप प्लेन, यू हैव टू कैच अ प्लेन और टाइम हो रहा है, अदरवाइज आपका 5-10 हज़ार का लॉस हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? आप ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करोगे? करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी देखेगा कि मेरे लिए 5-10 हज़ार का फ़ायदा हो जाएगा अगर मैं यहाँ ये सिग्नल को मतलब क्रॉस कर दूँ। अगर नहीं
करूँगा तो फिर मुझे 5-10 हज़ार का लॉस हो जाएगा। किसी से मिलने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए, बहुत जल्दी में है, क्रॉस कर दिया, मतलब सिग्नल को जंप कर दिया। जंप कर दिया तो मतलब क्या, ताकि हमारा, क्योंकि हमारे माइंड में था कि अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो हमारा जो कॉन्सिक्वेंस है, हमारा माइंड जो हम अपने एक्शन कर रहे हैं वो कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए कर रहे हैं कि भाई कॉन्सिक्वेंस क्या निकल रहे हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस, इफ दैट कॉन्सिक्वेंसेस और दैट आउटकम हैपेंस टू बी बेनिफिशियल टू अस, तब हम उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेशन की थ्योरी ये होती है कि कई बार हमारे एक्शंस ऐसे होते हैं, कई बार ह्यूमन एक्शंस ऐसे होते हैं कि विच हैपन टू बी बेनिफिशियल टू अस एंड दैट्स व्हाई वी परफॉर्म दैट एक्शन। यहां पे ये कॉन्सिक्वेशन की बात कर रही है। कई बड़े बड़े पब्लिक जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, पब्लिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो इसी थ्योरी पे करते हैं, क्योंकि ये इस थ्योरी का एक पार्ट होता है यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कि काम ऐसा करो ताकि मैक्सिमम पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। उसमें कुछ लोगों का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर मैक्सिमम पीपल, ज़्यादा मेजॉरिटी, इफ दे आर बेनिफिटिंग और माइनॉरिटी इज नॉट बेनिफिटिंग, माइनॉरिटी इज एट लॉस, तो हम लोग को वो एक्शन कर लेना चाहिए। जैसे कई डैम बनाया जाता है, ठीक है, तो डैम जब बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कई करोड़ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उससे इरिगेशन का पानी निकलता है, कई करोड़ फार्मर्स को मिलता है, लेकिन 2, 4, 5, 10 गांव तबाह हो रहे होते हैं। कुछ 15-20 हज़ार ट्राइबल पॉपुलेशन या ट्राइबल हैमलेट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे 15-20 हज़ार का लॉस हो रहा है, लेकिन फ़ायदा कितने का हो रहा है, करोड़ लोगों का। तो हम लोग उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, गवर्नमेंट जो होती है इस प्रिंसिपल के बेसिस पे परफॉर्म करती हैं। तो हमारे एक्शन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल एक्शंस, दोनों के एक्शन इस थ्योरी पे भी डिटरमाइन करते हैं। तो ये भी एक डायमेंशन है, ये भी एक डायमेंशन है। उसके अलावा आपका कॉन्सिक्वेशन के अलावा जो है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, ये क्या करता है, इट फोकस ऑन मॉरल ड्यूटी। ये बोलता है कि आपको वो एक्शन करना चाहिए, या ह्यूमन वो एक्शन जस्टिफाई होता है, या फिर वो एक्शन हम लोगों को हमेशा करना चाहिए, विच इज आर मॉरल ड्यूटी, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, जिसके लिए हम बने हैं, ठीक है। भले ही उसका आउटकम कुछ भी हो, भले ही वो आउटकम हमारे लिए नेगेटिव हो, लेकिन अगर हमारा ये एक फर्ज है कि इस पर्टिकुलर काम को किया जाए तो हमको करना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई हमारा फर्ज क्या है, एक टीचर का फर्ज क्या होता है, वही आपको अच्छा पढ़ाना। तो हमें क्या कहते हैं, आउटकम नहीं देखना है कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है, मुझे पैसा ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, मुझे उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी, इट इज़ माई मॉरल ड्यूटी टू टीच यू, ठीक है। अगर मैं आया हूँ यहाँ पे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा एज अ ड्यूटी, ठीक है। मैं आउटकम नहीं देखूँगा कि पैसा क्या मिल रहा है या क्या फ़ायदा मुझे मिल रहा है, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें नहीं देखूँगा। एक पुलिस ऑफिसर है, अगर क्या कहते हैं उसकी ड्यूटी है कोई क्राइम रोकना, तो वो उस क्राइम को रोकेगा, हर हालत में रोकेगा, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि मैं वहाँ पे जाऊँगा क्रिमिनल को पढ़ने, हो सकता है क्रिमिनल मुझे फायर कर दे तो मेरी जान को खतरा है, वो आउटकम नहीं देखेगा, वो वहाँ पे जाएगा एज अ मॉरल ड्यूटी। ऐसे कई हम लोगों के पर्सनल और प्रोफेशनल उसमें चीज़ें होती हैं, जिसको एक्शंस होते हैं, जिसको हम परफॉर्म करते हैं, वी हैपन टू परफॉर्म दैट एक्शन एज अ मॉरल ड्यूटी, क्योंकि हम उसको फर्ज मानते हैं। जैसे आपने कई मूवीज़ में सुना होगा, कई जगह कई लोगों को बोलते हुए कि मैंने वो काम इसलिए किया क्योंकि वो मेरा फ़र्ज़ था। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको एज अ फ़र्ज का मतलब यही मॉरल ड्यूटी की तरह मानते हैं, इसलिए करते हैं, हम लोग उसका आउटकम नहीं देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ वो बोलती है, तो ये थोड़ा सा इन दोनों अपोजिट है, क्योंकि ये आउटकम नहीं देखता है, ये आउटकम देखता है, ठीक है। आउटकम अगर बेनिफिशियल है तो हम लोग को करना चाहिए। कई ह्यूमन एक्शंस जो होते हैं इस प्रिंसिपल को या इस थ्योरी को देखते हुए किए जाते हैं। कुछ ह्यूमन एक्शन जो है वो इस थ्योरी को देखते हुए किए जाते हैं कि फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान नहीं देखा जा रहा है, वी आर सपोज टू परफॉर्म दैट फंक्शन, या वी आर सपोज टू परफॉर्म
दैट एक्ट एज अ मॉरल ड्यूटी, कि हमको बोला गया है क्योंकि हमारी ड्यूटी है, सैनिक का काम है लड़ना, तो वो क्या कहते हैं अपनी जान की परवाह बगैर किए बगैर लड़ेगा क्योंकि उसकी ड्यूटी है। तो ये हो गया आपका। उसके अलावा एक लास्ट डायमेंशन है जिसको हम लोग बोलेंगे वर्च्यू एथिक्स, जो वहां पे हम लोग डिस्कस करें। वर्च्यू एथिक्स ये बोलता है वर्च्यूज क्या होती हैं। वर्च्यूज वो वैल्यूज होती हैं जिसको हम अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, हमारी लाइफ हमेशा उस वर्च्यू के अकॉर्डिंग चले। जैसे गांधी जी ने नॉन वायलेंस को एक वर्च्यू माना था। ये वो वैल्यूज होती हैं विच वी एस्पायर टू अचीव, जिसको हम एस्पायर करते हैं कि मतलब लाइफ में हमेशा उस वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है एंड वी ऑलवेज एस्पायर टू अचीव दैट गोल्ड स्टैंडर्ड, कि हम लोग उसको हमेशा अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। तो हम लोग उस वैल्यूज को वर्च्यूज के रूप में देखते हैं। जैसे गांधी जी नॉन वायलेंस, ट्रुथ को एक वर्च्यू के रूप में देखते थे, तो वो अपना कुछ भी काम करेंगे वो चाहते थे कि नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल कभी भी वायलेट ना हो। इसीलिए उन्होंने ये जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके टाइम पे चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था उसके बेसिस पे उन्होंने अपने मूवमेंट वापस ले लिया था, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग ये उनके मॉरल कैरेक्टर का, उनके कैरेक्टर का हिस्सा था। और वो जब हिस्सा वायलेट हो रहा था तो उनका एक, उनकी पूरी एक जो एक कैरेक्टर था वो वायलेट हो रहा था, इस वजह से वो उन्होंने वापस ले लिया। तो वर्च्यूज क्या होती हैं? इट इज दोज हाई आइडियल्स या इट इज दोज हाई वैल्यूज विच वी एस्पायर टू अचीव इन आवर लाइफ। ठीक है, तो वर्च्यूज ये होती हैं, इट इज दोज हाई आइडियल्स which we aspire to achieve in our life। हम चाहते थे कि हमारी लाइफ एक पर्टिकुलर एक्शन नहीं, हमारा पूरा जीवन उस वर्च्यू के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, तो गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस और ट्रुथ वैसे ही एक वर्च्यू थी। ठीक है, एक IAS हैं अशोक खेमका, उनके लिए इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर हो जाए तो हो जाए, ठीक है, डिमोशन हो जाए तो हो जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ऑनेस्ट रहना, हमेशा इंटीग्रिटी से ही बिहेव करना है। तो वर्च्यू एथिक्स की ये बात हो गई। तो ये 7 डायमेंशंस हैं जो कि जिनकी बात ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो हम लोग को वो वाली डायमेंशंस नहीं लिखना है जिसको बुक में दिया गया, हम लोग को ये डायमेंशंस लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन यही इन्हीं के बेसिस है कि ह्यूमन एक्शन मेटा एथिक्स से नहीं डिटरमाइन होता है। मेटा एथिक्स अलग चीज़ हो गई कि हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है दिल की, क्या सही है क्या गलत है, बड़ी बड़ी बातें, फिलोसफिकल बातें। एक आम आदमी ह्यूमन एक्शंस उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो डायमेंशंस की बात नहीं कर रहा। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी है कि ये जो क्वेश्चन है उन डायमेंशंस की बात नहीं कर रहा है। ये डायमेंशंस हम लोग ने यहाँ डिस्कस करी है, ये इन डायमेंशंस की यहाँ पे बात हो रही है, और इन डायमेंशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हम अपने आंसर में ये लिखेंगे, ठीक है। अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, ऑब्वियसली केवल नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, कि हमारे एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आर पर्सनल वैल्यूज, सोशल एथिक्स, कल्चरल नॉर्म्स, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट्स, डियोलॉजिकल एथिक्स, कॉन्सिक्वेंशलिज्म, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको प्रॉपर हार्ड कोर बिल्कुल सब्सटैंटिव एग्जाम्पल्स, यू हैव टू सब्सटैंशिएट दीज डायमेंशंस विद अ लॉजिकल एंड सब्सटैंटिव एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जितना मैंने किया है तो उतना एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज आपको ये एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे यहाँ पे। तो जो मैं बोल रहा था वो सारे क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स हैं, मैंने लिखे नहीं यहाँ पे, लेकिन वो सारे दे आर वन ऑफ द, मतलब दे आर एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। जब आप इसको वीडियो को देखें तो वो एग्जाम्पल्स नोट कर लें, ठीक है, कि एथिक्स का एक ऐसा कुछ पेपर होता है जिसमें आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स जब आप ये लिखोगे तो एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एथिक्स की ये बात हो रही थी, ठीक है, तो ये एथिक्स की हम लोग बात कर रहे थे। अब इन सेकंड पार्ट क्या बोलता है क्वेश्चन का,
सेकंड पार्ट ये बोलता है कि डिस्कस हाउ दिस डायमेंशन शेप एथिकल डिसीजन मेकिंग इन प्रोफेशनल कंटेक्स्ट। प्रोफेशनल में आप यहां पे क्या है, दो चीजें हो जाती हैं। एक होता है पर्सनल कंटेक्स्ट की पर्सनल लाइफ में क्या कहते हैं आपका ये डायमेंशंस जो होती है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। तो वो पर्सनल वाला हम लोगों को चीज़ें नहीं लिखनी है कि हम अपने भाई से, बहन से, वाइफ से, मदर फादर से कैसे बिहेव करते हैं या फिर रिलेटिव से कैसे बिहेव करते हैं। प्रोफेशनल कंटेक्स्ट पूछा गया है कि अगर आप किसी ऑफिस में हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें कैसे आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। एथिकल डिसीजन मेकिंग वहाँ पे कैसे, आप वहाँ पे कैसे एथिकली बिहेव कर सकते हो, एथिकली परफॉर्म कर सकते हो। तो ये वो चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा रहेगा आंसर, ये सेकंड पार्ट कैसे रहेगा कि हम लोग अभी आंसर नहीं लिख रहे हैं, अभी केवल आंसर का कंटेंट ढूंढ रहे हैं हम लोग कि आंसर का कंटेंट क्या है। अभी हम लोग केवल कंटेंट ढूंढ रहे हैं आंसर। पहले पार्ट का कंटेंट हम लोग को ये मिल गया। अब दूसरे पार्ट का ढूंढ लेते हैं कि ये कैसे, ये जो एथिकल डिसीजन मेकिंग को कैसे शेप करती हैं। तो ये हाउ दिस डायमेंशन शेप एथिकल डिसीजन मेकिंग। जब इन डायमेंशन को हम लोग फॉलो करते हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग एथिकली अपने प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में या जिस प्रोफेशन में होते हैं कुछ चीज़ें वहाँ पे एथिकल डिसीजन मेकिंग या फिर एथिकली काम करते हैं। कैसे करेंगे, जो ये डायमेंशंस होती हैं वो इंश्योर करेंगी कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेंगी। कैसे, कैसे करेंगी, क्या है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। जो आदमी ये मानता है कि मैंने इस काम को एक फर्ज के रूप में, एक मॉरल ड्यूटी के रूप में अंजाम दिया है, तो वो क्या करेगा, वो मॉरली ऑब्लाइज्ड होएगा। इसलिए कि उस काम के लिए वो जवाबदेह रहे, उस काम के लिए वो अकाउंटेबल रहे, उस काम के लिए वो ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है। अगर कोई आदमी क्या कहते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई, फॉर एग्जांपल कोई पुलिस ऑफिसर है, उसने क्या कहते हैं किसी इनकाउंटर में किसी क्रिमिनल को मार दिया। अब उसके पर एलिगेशंस लगने शुरू हो गए कि ये हो सकता है फेक एनकाउंटर हो या ज़बरदस्ती मारा हो। तो चूंकि उसने एज अ मॉरल ड्यूटी के रूप में मारा था, क्योंकि पूरे लॉज और प्रोसीजर को फॉलो करके उसने फायर किया था, तो वो अगर जब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगेंगे तब वो देन ही हेल्ड हिमसेल्फ टू बी अकाउंटेबल टू दोज एक्यूजेशन, और वो अपना पूरा ब्यौरा या फिर अपना पूरा अकाउंट देगा। उस समय वो अपना पूरा अकाउंट देगा, मतलब कि वो साफ साफ बोलेगा, साफ साफ बताएगा कि आई फायर्ड या फिर आई इनकाउंटर्ड दैट पर्सन, दैट क्रिमिनल अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, बिकॉज आई ट्राइड टू फर्स्ट catch that person alive, but he fired in retaliation, but he fired me first, he tried to kill me, then I fired in retaliation, and then that bullet hit that person and that person got counted। तो वो पूरी चीज़ें बताएगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी, और वो अपनी तरफ से बताएगा, अपने आप को मतलब
ऐसा नहीं है कि उसने कोई गलत काम किया, क्योंकि वो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स को मानने वाला पर्सन है, वो अपनी ड्यूटी मानता है, उसकी अपना फर्ज मानता है उस चीज़, तो वो ही हेल्ड हिमसेल्फ टू बी अकाउंटेबल फॉर एनी स्क्रूटनी ऑफ एनी टाइप, आइदर बाय जुडिशरी, आइदर बाय मीडिया, आइदर बाय सुपीरियर। तो वो क्या कहते हैं, अपना अकाउंट देगा और अपने अकाउंट को अकाउंटेबल मानेगा। ठीक है, जो पर्सन अपनी एक इंटीग्रिटी को बहुत अपनी इंपॉर्टेंट वैल्यू मानता है, वो पर्सन भी ट्रांसपेरेंट रहेगा। उसने गलती से कहीं कुछ साइन कर दिया तो वो हमेशा पब्लिक को शो करेगा, अपने सुपीरियर्स को बताएगा कि ये मैंने ये किया था, यहाँ पे ये डिसीजन लिया था, यहाँ पे ये डिसीजन लिया था, ये इस वजह से लिया गया था, ये फ़ायदा देख के मैंने लिया था कि ये फ़ायदा होगा, उस वजह से लिया था। ये जो है, ये चीज़ें एथिकल डिसीजन मेकिंग को शेप करती हैं। एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या होती है? नॉर्मल डिसीजन मेकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है कि एथिकल डिसीजन कैसे लोगे आप, एथिकल डिसीजन कैसे लोगे। और एथिकल डिसीजन यही सब होते हैं कि सही होना चाहिए, मतलब सॉरी, सच्चा होना चाहिए, ऑनेस्ट डिसीजन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबके गुड फेथ में लिया गया होना चाहिए। ठीक, करप्शन नहीं होना चाहिए उसमें, मॉरली करप्शन या फाइनेंशियल करप्शन, किसी टाइप का करप्शन नहीं होना, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। ठीक, सारे, इट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग को लिखना है कि जो सारे डायमेंशन है वो इन सबको गाइड करेंगे। एग्जाम्पल देते चलना है, कैसे कि जो पर्सन अपनी मॉरल ड्यूटी को सुप्रीम मानता है, वो ऑब्वियसली अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखेगा, वो ऑब्वियसली अपने आप को अकाउंटेबल रखेगा फॉर एनी टाइप ऑफ। तो ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है आपका? स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट अपहोल्ड करेगा, होल्डिंग स्टेक होल्डर्स। एक डॉक्टर है एग्जाम्पल के तौर पे, उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं? उसके स्टेक होल्डर गवर्नमेंट भी हैं, लेकिन सबसे मेन स्टेक होल्डर उसका पेशेंट। तो अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को हमेशा अपहोल्ड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसको महंगी दवाई नहीं लिख के देगा, अगर सस्ते सब्सिट्यूट हैं, जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो उनको जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। उसको कॉस्टली या फिर unwarranted, he won't prescribe any unwarranted procedure, he won't prescribe any unwarranted and costly diagnostic for that person। जैसे आज की डेट में क्या हो रहा है, डॉक्टर हो गए आप लोग फर्जी की क्या कहते हैं लिख देते हैं, आपके कई टेस्ट लिख देंगे, फर्जी का डायग्नोस्टिक टेस्ट, फर्जी का ये करवा लाओ, वो करवा लाओ। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मतलब वो नॉर्मली पैसा, वो अनएथिकल बिहेवियर कर रहे हैं। लेकिन जो पर्सन क्या कहते हैं, जो डायमेंशन है, जो इस तरह के डायमेंशन को फॉलो कर रहा है, कोई डॉक्टर अपना प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो कर रहा है, ठीक है, कोई पर्सन इंटीग्रिटी वाला है, कोई पर्सन क्या कहते हैं जो कल्चरल नॉर्म, वासुदेव कुटुंबक के नॉर्म को मानने वाला डॉक्टर है, वो क्या करेगा? वो हमेशा अपने पेशेंट जो उसका एक स्टेक होल्डर है, उसके इंटरेस्ट को हमेशा आप होल्ड करेगा। उसको महंगी दवाई नहीं लिख के देगा, उसको टेस्ट नहीं करके देगा, उसके जो बेस्ट अवेलेबल मेडिसिन है वही देगा, उसको बेस्ट अवेलेबल टेस्ट ट्रीटमेंट है वही उसका करेगा। तो उसको किसी भी तरह से उसको मतलब डॉक्टर वोंट चीट इट्स पेशेंट, वो नहीं करेगा वो। तो स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट प्रोफेशनल उसमें लॉयर यही करेगा, लॉयर एक्सेस पैसे नहीं चार्ज करेगा अपने क्लाइंट से, क्योंकि वो इन सारे प्रिंसिपल को, अपने प्रोफेशनल एथिक्स को मानने वाला पर्सन। जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट क्या, वो कभी कोई गलत बात नहीं लिख के देखेगा, क्योंकि जर्नलिस्ट का एथिक होता है, प्रोफेशनल एथिक होता है कि ही शुड गिव अ ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट। ये उसका एक प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट है। तो वो कभी भी आपका गलत चीज़ों या गलत अकाउंट या गलत जर्नलिज्म नहीं करेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि एथिक्स के इन डायमेंशन से डिटरमाइन होते हैं। हर जर्नलिस्ट, हर डॉक्टर और हर उसकी बात नहीं कर रहा। जो नहीं मानता है अपने प्रोफेशनल एथिक्स को, वो तो ऑब्वियसली आपको ठगेगा ही ठगेगा, ठीक है। वो जर्नलिस्ट आपको कुछ भी बताएगा, ठीक है, वो तो नैरेटिव सेट करेगा। तो आजकल की बात नहीं कर रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो कि इन वैल्यूज़ को, इन प्रिंसिपल को जो मैंने लास्ट पेज पर डिस्क्राइब करी, उनको फॉलो करने वाला है कि वहाँ पे कैसे आपकी एथिकल डिसीजन मेकिंग वो होएगी। तो ट्रांसपेरेंसी, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, जस्ट एंड फेयर डिसीजन लेगा वो पर्सन।
जस्ट एंड फेयर डिसीजन कैसे, मतलब कोई सिविल सर्वेंट है, वो उसको दो तीन चीज़ें, दो तीन पॉलिसी डिसीजन लेने हैं, ये लूँगा तो यहाँ पे ये होएगा, यहाँ पे ये होएगा, इससे इस आदमी को कमी हो सकती है, इस आदमी को सॉरी कोई नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं इसकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डैम ही बनाना है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना, कोई रोड ही बनानी है, तो रोड बनानी है, नॉर्मली मैंने क्या बोला है कि कॉन्सिक्वेंशलिज्म प्रिंसिपल से हो सकता है वो आदमी फॉलो करे, या उस कॉन्सिक्वेंशलिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करो, 5-10 हज़ार लोगों का नुकसान हो रहा हो तो वो उनको वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि 5-10 लोगों को 5-10 हज़ार का नुकसान हो रहा है, बदले में 1-2 लाख का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर उन 5 और 10 हज़ार लोगों का जो नुकसान हो रहा है वो डिसप्रपोर्शनेट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर वे ऑफ लाइफ इज बीइंग डैमेज, ठीक है, देयर कल्चर, कोई ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो रोड आपको बनानी है, वहाँ पे क्या कहते हैं, कोई आपका फॉरेस्ट है, और जिस फॉरेस्ट को वो लोग अपना एक देवता मानते हैं, ठीक है, कई ऐसे भी इंडिया में ट्राइबल सोसाइटीज होती हैं जो पूरे फॉरेस्ट को देवता मानते हैं। अरण्यक एक वर्ल्ड है फॉरेस्ट के लिए, तो वहाँ का देवता वन देवी, ये तो इस तरह की चीज़ें मानी जाती हैं हमारी सोसाइटी में, और आप उसी को ही ख़त्म करे दे रहे हो। तो ये क्या है, उनका जो लॉस हो रहा है दैट इज डिसप्रपोर्शनेट। भले ही 5-10 लाख लोगों का बेनिफिट हो रहा हो, 5-10 हज़ार का लॉस हो रहा है, तो आपको देखने में लगेगा कि भाई ये बेनिफिट ज़्यादा है, लॉस कम है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि जो लॉस ये लोग बियर कर रहे हैं वो इस बेनिफिट से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनका जो लॉस हो रहा है वो मतलब ये लोग डिसप्रपोर्शनेट कॉस्ट को बेयर कर रहे हैं। दीज 5 to 10,000 persons, they are bearing disproportionate cost which is disproportionate to the benefit which 5 to 10 lakhs people are getting। तो ये चीज़ क्या कहते हैं, जिनको कॉस्ट, इनका पूरा लाइवलीहुड हो सकता है, ये लोग कुछ भी ना मिले, हो सकता है इनकी लाइवलीहुड पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, इनका पूरा कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ये क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, आप इनको रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते। ये उनका वे ऑफ लाइफ था वो फॉरेस्ट, आपने फॉरेस्ट को हटा दिया, इन लोगों को उससे अलग कर दिया गया, पूरा आपने इनका वे ऑफ लाइफ डिस्टर्ब कर दिया गया। तो ये लोग जो कॉस्ट दे रहे हैं 5-10 लाख के लिए, वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंशल के प्रिंसिपल का जो फॉलो करेगा वो ये देखेगा। लेकिन जस्ट जो सिविल सर्वेंट जस्ट और फेयर, जस्टिस को मानने वाला होगा, फेयरनेस को मानने वाला होगा, ठीक है, जिसके लिए क्या कहते हैं ये पर्सनल वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, वो जस्ट एंड फेयर डिसीजन लेगा, वो इन 5-10 हज़ार का भी नुकसान नहीं होने देगा, ठीक है, वो कोई ऑल्टरनेट रास्ता निकाल लेगा रोड बनाने का, लेकिन इनका भी नुकसान नहीं होएगा। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फेयर प्रैक्टिसेस इनकरेज होंगी, इनकरेजिंग फेयर प्रैक्टिसेस, वही मतलब जस्ट एंड कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती है, चीज़ों को खरीदती है अपने काम के लिए, तो वो वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कि ऐसे खरीदना चाहिए जिससे करप्शन ना हो, ऐसे करना चाहिए जिससे कोई वेस्टेज ऑफ मनी ना हो। तो जो अपने प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स को ये मानने वाला, को प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को मानने वाला होएगा, वो इस तरह की क्या कहते हैं आपकी फेयर प्रैक्टिसेस को इनकरेज करेगा। जैसे जो लीगल कंप्लायंस करता हो वो भी क्या कहते हैं फेयर प्रैक्टिस को करेगा। जैसे हमारे उस एक एक्ट है जिसका नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का कॉम्पिटिशन एक्ट। वो कॉम्पिटिशन एक्ट क्या बोलता है कि मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, और जो भी कंपटीशन होगा वो एथिकल कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी को या एक प्रोड्यूसर को या एक मैन्युफैक्चरर को कोई अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अदर। तो जो भी कंपटीशन है वो अनएथिकल नहीं होना चाहिए, एथिकल कंपटीशन होना चाहिए बिटवीन डिफरेंट प्रोड्यूसर या डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो कॉम्पिटिशन एक्ट जो लीगल कंप्लायंस वाला बंदा होएगा, जो लॉस को मानने वाला बंदा होएगा, जो लॉस को मानने वाला प्रोड्यूसर होएगा, ठीक है, वो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को फॉलो करेगा इन लेटर एज वेल इन स्पिरिट। तो वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, अनएथिकल कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होती हैं, उनको नहीं करेगा, ठीक है। वो फर्जी होर्डिंग नहीं करेगा किसी की, पुराने टाइम पे जो की जाती थी, ठीक है, अपने जो छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको क्या कहते हैं डिस्टर्ब नहीं करेगा, उनको रोजी रोटी, उनकी लाइवलीहुड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें होंगी।
और क्या होगा प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में, आप सारे दूसरे लोगों के राइट्स, दूसरे लोगों के जो अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं, नॉर्मल राइट्स जो होते हैं, उनको भी अपहोल्ड करेगा, ठीक है। वो क्या कहते हैं, दूसरे के लाइफ ब्रीच नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल जो हमने पुलिस ऑफिसर वाले दिया था, ठीक है, वो ज़बरदस्ती का फेक एनकाउंटर नहीं करेगा, क्योंकि फेक एनकाउंटर करेगा तो क्या किसी के राइट टू लाइफ को इनरोच कर रहा है, किसी के राइट टू लाइफ को वो ले रहा है। इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर बी सोशली एंड इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल। जो सोशल एथिक्स को मानने वाला बंदा है, जो कल्चरल नॉर्म्स को मानने वाला बंदा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सोशली रिस्पॉन्सिबल रहेगा। उसका प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा जो सोसाइटी के लिए ऑफेंसिव हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कई जो आउटलेट्स होते हैं वो नॉन वेज फूड जो देते हैं, वो नवरात्रों में नॉन वेज फूड नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं। उसी तरह से जो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो इन्वायरमेंट को अनड्यू हार्म नहीं करेगा। जैसे कई फैक्ट्रीज होती हैं जो कि बहुत ही पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज होती हैं, पॉल्यूशन निकलता है उन फैक्ट्रीज से, लेकिन लॉस तो खैर उनको लीगली कंप्लायंस तो अलग बात है, लेकिन अगर वो चूंकि इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं अपने आप को, या सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं, तो वो पॉल्यूशन जो है वो अपना मिनिमाइज करेंगे। वो कोई अपना जो एफ्लुएंट होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, दे वोंट डिस्चार्ज दैट वेस्ट वाटर और एफ्लुएंट इनटू नियर बाय रिवर्स, नियर बाय कैनाल्स, क्योंकि उनको मालूम है कि ये पानी दूसरे लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको पॉल्यूट नहीं करेंगे, हवा को पॉल्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। वो ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे कि जिससे हवा का पॉल्यूशन कम हो। क्यों? क्योंकि वो फील कल्चरल नॉर्म्स को, सोशल सोसाइटल एथिक्स को वो फॉलो करते हैं। वो नहीं चाहते हैं सोसाइटी में मेरा फ़ायदा पूरी सोसाइटी के लॉस पे हो। तो ये जो आपकी सारी चीज़ें हैं, जो डायमेंशंस ऑफ एथिक्स हैं, वो प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में इस तरह के बिहेवियर या इस तरह के एक्शंस को इनकरेज करते। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन यही बोल रहा था, सेकंड पार्ट में वो यही बोल रहा था, डिस्कस हाउ दिस डायमेंशन शेप एथिकल डिसीजन मेकिंग इन द प्रोफेशनल कंटेक्स्ट। कि प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में एथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे इन डायमेंशन से इन्फ्लुएंस होती है। तो हम लोग ने, मतलब मैंने क्या बोला था कि पहले तो हम कंटेंट, आंसर लिखने से पहले उसका कंटेंट मालूम होना चाहिए कि भाई लिखेंगे क्या इसके अंदर। ऐसा ना हो कि आंसर राइटिंग के नाम पे आंसर राइटिंग चल रही है, ये नहीं मालूम कि क्या लिखा जा रहा है। तो पहले कंटेंट पढ़ाना जरूरी होता है कि भाई आपको ये बता दिया जाए कि ये चीज़ लिखो। अब ये जो कंटेंट आपको दे दिया गया है, इसी को स्ट्रक्चर करना है। ये क्वेश्चन में आपको 2 पेज मिलेंगे, तो आपको ये 2 पेज में इतना ढेर सारा ज्ञान जो है वो समेटना है। और मैंने क्या बोला कि ये लिखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल सब्सटेंशिएट भी करना है। वो डायग्राम बन सके तो उसको डायग्राम बना देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें, इंट्रोडक्शन भी लिखना है, आंसर कंक्लूजन भी लिखना है। तो इस ज्ञान को हम लोग 2 पन्ने में समेटेंगे कैसे। अब आते हैं अपने आंसर पे, जो आंसर राइटिंग का सेशन है, आंसर राइटिंग करने पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन भी अब मैंने लास्ट वाले सेशन में बोला था कि जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट से शुरू हो रहा है, तो आपका इंट्रोडक्शन उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने में ही लगना चाहिए। कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ पे कई टाइप के इंट्रोडक्शन बन सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट चाहे GS4 में हो चाहे बाकी के पेपर में हो, अगर कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वॉट, डिस्क्राइब, ये नहीं, एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, वो भी देखिए इन्वर्टेड कॉमास में। Ethics encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individual and organization towards morally responsible behavior.
तो आपको नॉर्मली क्या करना है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इस लाइन को ही एक्सप्लेन करना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये पूछा ही गया है कि भाई कौन से डायमेंशन की बात आप कर रहे हो, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे डायमेंशंस की जगह कुछ और पूछ लेता तब भी आपको अपने इंट्रोडक्शन में ये डायमेंशन बतानी पड़ती, भले ही वो 2-4 लाइन में ही बताओ। लेकिन चूंकि यहाँ पे डायमेंशंस अलग से पूछी गई हैं तो आपको हो सकता है क्या कहते हैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो आप इसको एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो जिसमें आप डायमेंशन एज सच नहीं बताओगे लेकिन डायमेंशन शब्द यूज़ कर लोगे उसमें। और जैसे मैंने लास्ट में बोला कि हमारा आंसर हमेशा इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम लोग पहले देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन किस टाइप से बन सकता है क्वेश्चन का। इंट्रोडक्शन आप कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल बना सकते हो। ठीक है, ज़्यादा मतलब फ्लावरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन रखो कि एथिक्स के बारे में पूछा गया और एथिक्स के डायमेंशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या बोलते हो, एथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इट इनकम्पासेस वर्ल्ड, चूंकि दिया गया है तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी डायमेंशंस विच collectively shape and influence how we behave and how we act। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल लिख सकते हो, या हाउ वी मेक डायमेंशन या हाउ वी मेक डिसीजन, कुछ भी लिख सकते हो इस तरह से। तो एथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट and what is wrong. It consists of several key dimensions। अब यहां पे डायमेंशन के नाम नहीं बताने आपको, क्योंकि डायमेंशन आगे यहीं बताना शुरू कर दोगे तो आंसर में क्या लिखोगे। It consist of several key dimensions which collectively or together shape and influence our actions and decisions। ठीक है, इन सोसाइटी, या फिर ऐसे ही छोड़ दो। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 2 पेज आपको मिलने उसमें भी यहां पे क्वेश्चन लिखा होगा बड़ा सा, समझ लो यहां से एक ये पेज और ये पेज, इतनी जगह आपको मिलनी है लिखने के लिए। तो मैंने तो क्या कहते हैं अपनी तरफ से बेस्ट इंट्रो आपको बता दिया कि ऐसे लिख लो, लेकिन आपके लिए वो भी जरूरी नहीं कि पूरा लिखो, क्योंकि अगर इतना भी इंट्रो लिख दोगे इतनी जगह ले जाएगा तो आप ये जान लो कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और हर पार्ट क्या कहते हैं 5-5 मार्क्स का है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, नहीं होते हैं नॉर्मली। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, कंक्लूजन लिख रहे हो, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं लिख रहे हो तो मार्क्स कट जरूर जाएंगे आपके। तो ये यहाँ पे ये चीज़ है। तो इंट्रोडक्शन आपको फ्लावरी कैची जो बोला जाता है ऐसा नहीं लिखना, सिंपल इंट्रोडक्शन लिखो, आगे बढ़ो। पहले तो मैंने बोला था कि जो स्टेटमेंट अगर दिया गया तो उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वही उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट मतलब कौन सी डायमेंशंस होती हैं, ये किन डायमेंशन की बात कर रहे हो, तो आपको फिर डायमेंशन को इंट्रोडक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल इंट्रोडक्शन सिंपल वही कि एथिक्स इज द स्टडी, या एथिक्स ये स्टडी से एथिक्स द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट, या फिर व्हाट इज एथिक्स द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन। फिर डायमेंशन की बात की गई है, डायमेंशन का आप वर्ड यहाँ पे देख लो, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल की डायमेंशन विच टुगेदर
influence and which together influence and shape our actions and decisions. In case आपके पास जगह की कमी है और टाइम की भी कमी है, टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है कि टाइम नहीं मिलता है लिखने का, ठीक है, तो आप एथिक्स की ये डेफिनेशन भी हटा सकते हो, ठीक है, सीधे यहीं से लिख दो, लिखना शुरू कर दो कि एथिक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल की डायमेंशंस विच टुगेदर शेप एंड इन्फ्लुएंस आवर एक्शंस एंड डिसीजन। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन शुरुआत में अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है, टाइम उतना ही रहता है, लेकिन आपको जो फीलिंग होती है ऑफ सरप्लस टाइम वो रहेगी कि भाई टाइम है मेरे पास, तो आप लिखोगे इसको। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो तो हो सकता है टाइम आपके पास ना हो, टाइम भाग रहा हो, पेपर छिनने वाला हो, तो आपको और इंट्रोडक्शन तो लिखना है, जिसको मैंने बोला कि इंट्रोडक्शन लिखने के, कंक्लूजन लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, लेकिन नहीं लिखने के मार्क्स कट जाएंगे। तो आप यहीं से लिखना शुरू करो, एक लाइन का आपका बनेगा, बस अगले लाइन में आप डायमेंशन बताना शुरू कर दो। तो इंट्रोडक्शन दे दिया हमने यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, फिर एक हेडिंग डालो, की डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। अब इसको चाहो तो बड़ा लिख सकते हो कि वेरियस डायमेंशन ऑफ एथिक्स विच इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, उसमें भी लिखोगे तो 2 लाइन चली जाएंगी, तो आप सिंपल लिखो की डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, और जो यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं लिखना शुरू कर दो। 5-5 मार्क्स दोनों का अलॉट होंगे लगभग, ठीक है। तो सवा पन्ने तक आपके डायमेंशन आ जाने चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे पर्सनल वैल्यूज़, सोशल एथिक्स, लीगल कंप्लायंस, और आपके प्रोफेशनल एथिक्स, कॉन्सिक्वेंशलिज्म, वर्च्यू एथिक्स, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, ये 6-7 हैं। 6-7 में आप 5 भी लिख दोगे, जरूरी नहीं 7 लिखोगे, 7 लिखने लगोगे तो हो सकता है कि यहाँ तक पेज खत्म हो जाए। और सेकंड पार्ट, पहले तो 5 ही मार्क्स का है, पहले में से अगर 5 ले लोगे और दूसरे में से अगर 1 लोगे, पहले 5 में से अगर 4 लोगे और दूसरे में से 1 ही लोगे तो कितना बड़ा 5 मार्क्स बना। लेकिन पहले में से अगर 3 ले लो और दूसरे में से फिर 3 ले लो तो फिर भी 6 मार्क्स आपको मिला, ठीक है। तो दो आंसर राइटिंग मतलब ये है कि क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई हैं, तो दोनों के पास मतलब दोनों के लिए आपको इक्वल एम्फेसिस देना है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन है आपका, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मार्क्स बराबर ना बटे हों, ये 3 ही एग्जामिनर के नज़र में ये केवल 3 मार्क्स का हो और ये सेकंड पार्ट आपका 7 मार्क्स का हो, लेकिन देखने में जहाँ तक ये लग रहा है कि ये दोनों पार्ट में मार्क्स बराबर अलॉट किए होंगे यूपीएससी ने, ये भी 5 का होगा और ये भी 5 का ही होगा। तो जितने भी डायमेंशंस मैंने आपको बताए हैं उनको लिखो। अगर कोई डेफिनेशन आपको समझ नहीं है, कैसे कॉन्सिक्वेंशलिज्म है, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है, तो उसको आप डेफिनेशन से बताओगे, ठीक है। पर्सनल वैल्यूज है, उसमें क्या आप डेफिनेशन बताओगे, तो आप बता दो, एग्जाम्पल दे दो कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी जैसी पर्सनल वैल्यूज जो होती हैं वो पर्सन एथिकली बिहेव करता है, ठीक है। और लीगल कंप्लायंस में आप एग्जाम्पल आप दे दो कि लीगल कंप्लायंस हमारे एक्शन जो है लॉस से भी डिटरमाइंड होते हैं, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स बताए थे, कॉम्पिटिशन एक्ट, दुनिया भर के जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप जितने भी ले सकते हो अपनी तरफ से, वो सारे क्या कहते हैं इसमें लीगल कंप्लायंस। सोशल वैल्यूज़ को क्या एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन करने से ज़्यादा बेटर होता है कि एग्जाम्पल सब्सटैंशिएट कर दो। तो सब्सटैंशिएट आप कर सकते हो, जो मैंने बताया कि जैनिज्म में अपारी ग्रह का होता है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में एक प्रिंसिपल होता है लव दाई नेबर, जो कि कंपैशन की वैल्यू को बढ़ाता है। वासुदेव कुटुंबकम जो होता है वो टॉलरेंस और डाइवर्सिटी की वैल्यू बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें आप क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स देके एक एक लाइन में लिख सकते हो। और उसके अलावा प्रोफेशनल के डॉक्टर का लिख दो, लॉयर का लिख दो, सिविल सर्वेंट का लिख दो, वो सब लिखो। यहाँ पे आपका आके ख़त्म हो गया। अब आपको लिखना है यहाँ पे सेकंड पार्ट कि हाउ, फिर आपको एक हेडिंग डालनी पड़ेगी, हाउ दीज डायमेंशंस इन्फ्लुएंस
क्वेश्चन क्या है, हाउ दिस डायमेंशन इन्फ्लुएंस एथिकल डिसीजन मेकिंग इन प्रोफेशनल कंटेक्स्ट। ठीक है, तो यहां पे आपको ऐसे लिखना, हाउ दिस डायमेंशन इन्फ्लुएंस एथिकल डिसीजंस इन प्रोफेशनल कंटेक्स्ट। या अगर इसको भी छोटा कर सकते हो, क्योंकि ये बड़ा आपको मतलब ये हेडिंग थोड़ी बड़ी हो जा रही है, तो इसको भी छोटा करना है। तो यहाँ पे फिर जो मैंने आपको बताया, इंश्योरिंग फ्री फेयर प्रैक्टिसेस, फेयर एंड जस्ट डिसीजंस, अपहोल्डिंग राइट्स ऑफ अदर, अपहोल्डिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट और इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, वो सब यहाँ पे आपको लिखना है। फिर जो एक चीज़ मैंने आपको बताना जो चाह रहा था कि आप जब भी आंसर लिखोगे तो जो इम्पोर्टेंट की टर्म्स हैं उनको अंडरलाइन करोगे। जो आपका पहला वाला पार्ट है कि डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो डायमेंशंस क्या क्या होते हैं उसमें आप इस तरह से, जैसे मैंने लिखा है आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, कि नंबरिंग जरूरी नहीं है, आप बुलेट पॉइंट कुछ भी कर लो, लेकिन एक सब हेडिंग डालोगे, इसको या तो अंडरलाइन करोगे या बॉक्स में करोगे, और फिर इसको एक लाइन में या तो एक्सप्लेन करोगे या फिर कोई एग्जाम्पल दे दो। यहाँ पे एक सब हेडिंग डालोगे, इसको बॉक्स में करोगे और एक लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे या फिर एग्जाम्पल दे दोगे। यहाँ पे करोगे तो जो भी क्या कहते हैं, अब यहाँ पे आपने अपारी ग्रह लिखा था, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हाईलाइट होना चाहिए, ये दिखना चाहिए एग्जामिनर को कि आप अपारी ग्रह के बारे में लिख रहे हो, नॉन पोजीशन के बारे में लिख रहे हो। तो इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उनको अंडरलाइन भी करना जरूरी है। ठीक है, हेडिंग तो है, हेडिंग भी इंपॉर्टेंट, ये सब हेडिंग्स ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन करना जरूरी है, या बॉक्स में बनाओ। और इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल बढ़िया वाला लिख रहे हो तो एग्जाम्पल को अंडरलाइन करो, कोई बढ़िया टर्म लिख रहे हो, ठीक है, कंपैशन, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, उनको अंडरलाइन करो। ये सब अंडरलाइन होने चाहिए जो भी आप लिख रहे हो, ताकि एग्जामिनर्स, आपका काम है एग्जामिनर से मार्क्स खींचना। अगर उसको नहीं दिखेगा तो मार्क्स नहीं देगा। एग्जामिनर के पास टाइम की कमी होती है, वो पन्ने पलटता है जल्दी जल्दी, तो आपको उसको दिखाना है कि भाई मैंने ये भी चीज़ लिखी है इंपॉर्टेंट। तो ये आपको ऐसे लिखना है कि की डायमेंशंस जो हो गए पूरा ऐसे, पर्सनल वैल्यूज, लीगल कंप्लायंस, कल्चरल नॉर्म्स, सब हेडिंग है, सब हेडिंग है, बॉक्स में या फिर अंडरलाइन। प्रोफेशनल एथिक्स, ऐसे लिखना है। और फिर जब ये हो जाएंगे की डायमेंशन, फिर आपको सेकंड पार्ट लिखना है। सेकंड पार्ट में जो मैंने आपको 5-6 बताए, उसमें भी वही करना है कि अब वहां पे सब हेडिंग नहीं बन रही है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अंडरलाइन, एग्जाम्पल देना है कैसे। ठीक है, जिस पर्सन के लिए ड्यूटी इंपॉर्टेंट है वो अकाउंटेबल रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, अपहोल्डिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, जिसके लिए ऑनेस्टी, जिस पर्सन के लिए ऑनेस्टी एज अ पर्सनल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वो स्टेक होल्डर इंटरेस्ट को अपहोल्ड करेगा। ठीक है, जिसके लिए जस्टिस इंपॉर्टेंट है, जो प्रोफेशनल एथिक्स को मानने वाला बंदा है, वो जस्ट एंड फेयर डिसीजन लेगा। जो कि लीगल कंप्लायंस करता है, लीगल कंप्लायंस हम लोगों को क्या करप्शन करने से रोकती है। ठीक है, फेयर कंपटीशन करने को बोलती है, तो वो फेयर प्रैक्टिस को फॉलो करेगा। जो बंदा वासुदेव कुटुंबकम या लव दाय नेबर, कंपैशन से क्या कहते हैं आपके इन्फ्लुएंस्ड हो, वो दूसरों के राइट को कभी भी इनरोच नहीं करेगा। जो कि कल्चरल नॉर्म को मानता है, और वो कल्चरल नॉर्म जिसमें नेचर का इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव रहेगा, ये या फिर इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करेंगी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, उनका जो काम होएगा भले पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में, लेकिन वो फिर भी वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी। ये सारे क्या कहते हैं आपके आंसर राइटिंग में की टर्म है, जो कि अंडरलाइन होनी चाहिए। ये आपके सेकंड पार्ट में आएगा। और
एक बार ये आपने लिख लिया, उसके बाद आपका अगला काम है लास्ट में कंक्लूजन लिखना। ठीक है, तो कंक्लूजन कैसे लिखोगे? कंक्लूजन ये लिखोगे कि अब यहाँ पे आपने डायमेंशन सारे बता दिए हैं, आपको इसमें कुछ नई चीज़, वे फॉरवर्ड, ये सब चीज़ें नहीं बतानी है इसमें। वे फॉरवर्ड का कोई स्कोप ही नहीं, क्या वे फॉरवर्ड बताओगे आप इसमें? तो इसमें आप इस तरह से रखते हो कि ह्यूमन एक्शंस आर रेयरली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी सिंगल डायमेंशंस या एनी सिंगल एथिकल डायमेंशंस, ऑफन दे मल्टीपल डायमेंशंस। क्योंकि ह्यूमन एक्शन जो है ऐसा नहीं है कि केवल एक ही डायमेंशन से इन्फ्लुएंस हो, अक्सर ये होता है कि मल्टीपल डायमेंशंस एट प्ले होती हैं टू इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन। तो ऑफन मल्टीपल डायमेंशंस आर एट प्ले और दे इंटरसेक्ट टू इन कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस एंड शेप आर डिसीजन, सच एज, फिर 2-4 के आप नाम लिख दो, सच एज लीगल कंप्लायंस, सच एज प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, सच एज आपके पर्सनल वैल्यूज। ठीक है, जिससे कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एंड एज अ रिजल्ट आर डिसीजन, एथिकल डिसीजन मेकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स हो जाती है, एंड विच रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स एथिकल डिसीजन मेकिंग। Often multiple dimensions interact या intersect to influence our decisions. To influence our decisions such as, एग्जाम्पल यहाँ पे वही पर्सनल वैल्यूज, लीगल कंप्लायंस, प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, फाइनली क्या लिखना है? एथिकल मैच्योरिटी। मैच्योर किसको बोलते हैं? जो कि भाई सोच समझ के डिसीजन। तो एथिकल मैच्योरिटी किस चीज में लाई करती है? कि आप बैलेंस करें इन डायमेंशंस को। एथिकल मैच्योरिटी लाइज इन बैलेंसिंग दीज डायमेंशन। जैसे कुछ कल्चरल नॉर्म ऐसा है या कुछ आपका रिलीजियस वैल्यू ऐसी है जो कि लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है, तो आपको उन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंशलिज्म को फॉलो करने वाला प्रिंसिपल हो, बंदे हो, तो आपको केवल कॉन्सिक्वेंस या आउटकम ही नज़र में नहीं रखना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 5 लाख के फायदे के लिए 1000 आदमी को ख़त्म किए दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि उनकी भी राइट रिस्पेक्ट हो, ये करने ज़रूरी है। उनका भी राइट टू लाइफ होता है, उनका राइट टू लाइवलीहुड होता है, तो इन सब को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो एथिकल मैच्योरिटी इस चीज़ में लाई करती है कि आप अपने डिसीजंस जब भी लो तब ये इंश्योर करो कि ये सारे डायमेंशंस जो हैं वो बैलेंस में। ऐसा ना हो कि एक डायमेंशन बिल्कुल ही ऊपर है और दूसरा डायमेंशन बिल्कुल ही आपने दबा दिया। लीगल कंप्लायंस करने के चक्कर में आप लीगली सस्टेनेबल डिसीजंस तो ले रहे हो, लेकिन जो कि आपकी पर्सनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह का कंक्लूजन बहुत वेल बैलेंस्ड कंक्लूजन है कि ऑफन मल्टीपल डायमेंशन इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस आवर डिसीजंस सच एज पर्सनल वैल्यूज, लीगल कंप्लायंस एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। एथिकल मैच्योरिटी लाइज इन बैलेंसिंग दीज डायमेंशंस। ये आपका एथिक्स, ये आपका इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हो। ये हमारी पूरी आंसर राइटिंग रहेगी कि कैसे हम लोग ने देखा कि इस क्वेश्चन को लिखना कैसे। पहले हमने कंटेंट देखा इसका कि क्या कंटेंट बनेगा इसका, फिर कंटेंट को हमने आंसर के फॉर्म में डालना शुरू किया, और वो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन कैसे रखोगे, फिर इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, 2 पार्ट को कैसे लिखोगे, और फिर फाइनली कंक्लूजन कैसे करोगे।
तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो यही 2020-24 का जो पेपर हम लोग कर रहे हैं इसका एक नया क्वेश्चन 2A को लेके मिलेंगे। चलिए ख़त्म करते हैं।